दोस्तों ये जो टॉपिक है ये है फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। हमारे देश के अंदर में अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें बताया कि लगभग 25% जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश के अंदर में बढ़ गया है। कौन रिपोर्ट लॉन्च करता है? तो याद रखना इसमें इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एक तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। हमारे देश के अंदर में 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खासकर इसको पहले जो था रखा गया था स्टेट लिस्ट के अंदर में। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये है फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। हमारे देश के अंदर में अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें बताया कि लगभग 25% जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश के अंदर में बढ़ गया है। पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि जो ग्रीन कवर बढ़ा है वो एक गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज क्यों नहीं है उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर पूरी रिपोर्ट में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये रिपोर्ट हर 2 साल में निकल कर आती है और यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनो। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोग को यूपीएससी का सीएससी वाला एग्जाम तो आप लोगों को देखने को मिलता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी ये एक कंबाइंड प्रीलिम्स कंडक्ट कराते हैं। तो इसकी वजह से इनकी मजबूरी बन गई है आज की डेट में यूपीएससी की कि उसको यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन इनको ज्यादा डालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंबाइंड पेपर है तो यहाँ पर फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यूज आती है। तो इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो उनकी मजबूरी का फायदा उठा लो और इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना क्योंकि उनको डालने पड़ेंगे, दोनों को कंबाइन पेपर करवाना है तो इसलिए इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर इसके ऊपर में कई सारे आर्टिकल छापे जाते हैं और ये बात बताई जाती है कि हमारे देश के अंदर में रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो तो घटते जा रहे हैं, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर। जैसे कि अभी आप लोगों को वेस्टर्न घाट के अंदर में काफी सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं। दूसरा, अंडमान निकोबार वाले एरिया में अभी खासकर जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो दलदली फॉरेस्ट होते हैं, जो कि आप लोग इस तरीके के फॉरेस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कोस्टल रीजन के लिए, तो भाई काफी लार्ज स्केल पर जो कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए उन फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फिर कहोगे यार फॉरेस्ट का काट रहे हैं और फॉरेस्ट बढ़ गए। बेसिकली इंडिविजुअल जो एरिया में जो फॉरेस्ट लगाए, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो पेड़ बढ़ गए। मेनली जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है फॉरेस्ट का वो खत्म हो रहा है। तो राइटर बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है नहीं, हम लोगों ने जैसे कि ये वही बात हो गई कि हम लोगों ने पैसा कमा लिया, पर लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या किया? भाई पैसा कमा लिया दुनिया भर का, उसके लिए अपनी हेल्थ बेकार कर दी, उसके लिए अपने मन का जो है पीस जो है बिल्कुल बर्बाद कर लिया, मन की शांति खत्म होगी। तो उस पैसे को सर पे धर के नाचोगे क्या? अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है, तुम्हारा माइंड जो है वो टॉर्चर हो चुका है, तुम्हारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, भाई कर लो, उस पैसे का क्या करोगे तुम? वो पैसे से अच्छा तो यार इंसान के पास में पैसे ही ना हो। तो यानी कि वही बात है कि तुमने जो फॉरेस्ट यहाँ पर ये बेसिकली जो खत्म किए हैं वो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं एज कंपेयर टू जो इंडिविजुअल पेड़ आप लोगों ने जगह जगह लगाए हैं और जिनको तुम लगाकर अपनी छाती पीटते घूम रहे हो कि तुमने पेड़ कवर बढ़ा दिया है, तो वो सही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर इसके आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो यानी कि तुमको ये फॉरेस्ट कवर जो है ये भाई साहब जो इंपॉर्टेंट था, दलदली फॉरेस्ट हो गए खासकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरिया के लिए, बाढ़ से भी बचाते हैं और भी कोस्टल एरिया में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न घाट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्थ ईस्ट वाले के बारे में बातें कर ली। अब आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग वो अब उंगली पर गिनते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में, ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि पहले ये रिपोर्ट 2019 वाली काफी लंबे समय तक मैंने डिस्कस की, एडिटोरियल आए थे कई सारे। फिर 2021 वाली रिपोर्ट हमने डिस्कस की काफी बार। अब 2023 वाली रिपोर्ट यहां पर है। क्या बात है यार, 2023 की रिपोर्ट आ रही है, 2024 खत्म होते होते खत्म होने वाला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ये डिले हो गया इसको यहाँ पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करते करते? क्योंकि पता है यार बीच में इलेक्शन विलेक्शन कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो उस टाइम पर चीजें डिले हो जाती हैं कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ठीक है। तो दिसंबर में लॉन्च की गई यहाँ पर ये बेसिकली जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की जानी थी, पर लेकिन अब इसको लॉन्च किया गया यहाँ पर, समझ रहे? नॉर्मली लॉन्च होनी थी, ये अब लॉन्च हुई है लेकिन के डिले में चल रही है। तो यहाँ पर ये कौन रिपोर्ट लॉन्च करता है? तो याद रखना इसमें इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग जरूर बेसिकली लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसी चीजें बिना पूछे ही लिख दिया करो, ठीक है। रिकॉल कर लिया करो जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं। ये कैसी है? ये बाइनरी रिपोर्ट है, इनके 2 साल में एक बार आती है। ये असेसमेंट करती है हमारे देश के अंदर में फॉरेस्ट के बारे में। तो इसका टारगेट क्या है? टारगेट यह है कि हमारे देश के अंदर में फॉरेस्ट और ट्री दोनों कवर करती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं घटे हैं,
पर ट्री का लेवल बढ़ा है तो यहाँ पर ओवरऑल बढ़ गई हैं चीजें, तो ये सोच सकते हो यहाँ पर। इससे फायदा क्या है, अगर हम लोग को पता होगा कहाँ कहाँ पर पेड़ बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर घट रहे हैं, तो भाई हम उसका ध्यान रखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना और पॉलिसी उसी हिसाब से हम लोग बना के चलेंगे। और इसी के साथ में हम लोगों ने बोला है ना 2070 तक भाई साहब कार्बन एमिशन फ्री हो जाएंगे। देखो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके टारगेट है कि ये कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे 2050 तक का। ठीक है, चाइना से पूछा गया भाई चाइना तू कब तक करेगा यार ये काम। चाइना ने कहा जब 50 तक ये कर रहे हैं तो 10 साल एक्स्ट्रा तो यार मैं भी ले लूंगा फिर। ठीक है, तो चाइना ने बोला, इन्होंने बोला हम 2050 तक निपटा देंगे। ठीक है, सोच लो इतना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं 2050 तक मिटा देंगे। समझ रहे हो। फिर यहां पर चाइना से पूछा गया चाइना तू कब तक मिटा देगा। चाइना कह रहा है कि 2050 तक ये मिटा रहे हैं तो 2060 तक मैं मिटा दूंगा। भारत से पूछा गया, कह रहा है कि यार 10 साल एक्स्ट्रा मुझे भी दो, हम तो अभी यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट ही किए हैं, तो 2070 तक हम लोग लेकर चलेंगे। इसीलिए अभी कई सारे आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर में जैसे मैं देखता रहता हूँ, अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक आर्टिकल छापा गया बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें ये बातें बोली गई यहाँ पर कि भाई फिलहाल के टाइम पर इंडिया के पास में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि वो कोयले बेस्ड प्लांट जितने लगा सकता है उतने लगा ले। क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलप कंट्रीज ने ये पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारा पीक कब तक आएगा। पीक का मतलब समझते हो, कि यानी कि जब तुम कह दो कि भाई अब से आगे मैं अब कोयले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब से आगे मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे चलूंगा, विंड और यहाँ पर सोलर एनर्जी पर मैं चलूंगा, या फिर मैं न्यूक्लियर एनर्जी पर चलूंगा, तो पीक कब आएगा। तो पीक जो है वो यहाँ पर हमारे पास में आने के लिए अभी टाइम बचा हुआ है। तो पहले हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो जितने प्लांट्स वगैरह लगाने हैं उनको फटाफट हम लोग को लगा लेना चाहिए, इससे पहले कि इंटरनेशनल लेवल से और ज्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 1। अब जो डेवलप कंट्री है यानी कि जो अमीर देश है, अमीर देशों ने एक इंटरेस्टिंग काम करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कोयले को कंट्रोल करके अपने देश के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम करना स्टार्ट किया। और कुछ तो ऐसे है कि न्यूक्लियर को भी पीछे छोड़कर अभी यहां पर इन्होंने अपना सोलर और विंड एनर्जी पर काम करना स्टार्ट कर रखा है। और आगे फ्यूचर में एक ईंधन आ रहा है जिसको फ्यूचर का फ्यूल बोला जा रहा है, और वह है हाइड्रोजन। उसके ऊपर में भी काम चल रहे हैं कि कब तक इसको ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको लेकर अभी बहुत सारी स्टडी चल रही है। तो इसको तो फ्यूचर फ्यूल बोला गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, अभी पाइपलाइन में है, आगे और अच्छे से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया इतना कि भाई हम लोग इसको नेशनल लेवल पर डिटरमाइन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को क्या दिक्कत पहुंच रही है और उसका सोल्यूशन हम लोग को निकालना है। समझ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा, रिपोर्ट कब पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, साल में एक बार या फिर 2 बार आती है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, हम लोग ये जो पेड़ गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं। भाई साहब धरती पर घूमते रहेंगे, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, पांच पेड़ ऐसे तो ऐसे गिनेंगे तो भाई गिन लिए फिर तो हम लोगों ने, एक गांव के नहीं गिने जाएंगे यार, ऐसे गिनते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट कौन सा है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये है बेसिकली, ये नाम याद रखना इस सैटेलाइट का, क्योंकि सारी चीजें रटने को, सारी चीजें बेसिकली याद रखने की नहीं होती है, पर लेकिन कोई ऐसी चीज जिसका बकायदा इस्तेमाल किया गया हो और उसके बारे में फोकस दिया गया हो, उसकी वजह से पॉजिटिव चीज निकल कर आई हो, तो उसका नाम याद रखना आप लोगों को यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोला हूँ, तो इसरो का जो सैटेलाइट है इसका नाम याद रखना, इसको बोलते हैं यहाँ पर रिसोर्स सेट। ठीक है ना, तो रिसोर्स को कंसीडर करने वाला सेट यानी कि सैटेलाइट। तो यहाँ पर रिसोर्स सेट, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, रिसोर्स सेट। तो इस तरीके से इसको याद रखना। तो रिसोर्स को कंसीडर करने वाला, तो यहाँ पर ये काम करता है, और मिलकर काम किसके साथ में, यहाँ पर ये बेसिकली नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री NFI। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ये स्टडी करता हूँ, यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर ये क्या देखते हैं कि भाई फॉरेस्ट की जो हेल्थ कैसी है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविधता कैसी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, कार्बन का सीक्वेंस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को कितना मार्केट से आप लोग हटा सकते हो। ठीक है, तो इसको हिंदी में कार्बन पृथक्करण बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ में मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की अभी, कि भाई साहब जैसे अंडमान निकोबार वाले एरिया से जो दलदली फॉरेस्ट है उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, ये इसको खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर में फोकस देना है। और एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ऐसे एरिया जहां पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को साथ में लेकर चल सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये फोकस रहता है जब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कितना काम किया है इस एरिया के ऊपर में। साथ ही साथ में कार्बन का जो स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट है, जो पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने साइन किया था, तो ये इसके ऊपर में फोकस रहता है कि भाई इसको भी लेकर चलना है। और बाकी रही सही कसर कि भाई साहब फॉरेस्ट के अंदर में कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है कि भाई साहब फायर लग गई। ठीक है, बैम्बू का कवर देख रहे हैं, सोयल की हेल्थ देख रहे हैं। तो मतलब ये एक चहुमुखी विकास वाली रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि भाई 2-3 चीजें गिनी और ठीक हो गया। ठीक है, अब जो स्लाइड आप लोगों के सामने आने वाली है
उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। क्या है यहाँ पर टॉप 3 स्टेट जहां पर फॉरेस्ट वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, टॉप 3 स्टेट बाई एरिया। तो पहला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट परसेंटेज वाइज अगर देखोगे, यानी कि टोटल एरिया के 91% एरिया पर फॉरेस्ट है लक्षद्वीप में, टोटल एरिया की 85% एरिया पर फॉरेस्ट है मिजोरम के, और अंडमान निकोबार के यहाँ पर 81% एरिया पर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर पूछे ओवरऑल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मध्य प्रदेश काफी बड़ा है एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश के मान लो कि 40% एरिया में फॉरेस्ट है, पर लेकिन 40% एरिया इसके 95% एरिया से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश एरिया वाइज काफी बड़ा एरिया है, तो बाकी 60% में नहीं है। पर टोटल एरिया पर सबसे ज्यादा किसके अंदर पे फॉरेस्ट है? तो ये चीजें याद रखना, ये है लक्षद्वीप के अंदर में, ठीक है। तो तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ताकि आप लोग कभी भी स्क्रॉल करो तो आप लोगों को चीजें याद रह जाए, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो कि इंक्रीज कहाँ कहाँ पर हुआ है, ट्री का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहाँ पर हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा, तो कांग्रेचुलेशन उत्तर प्रदेश वालों, तुम भी बधाई हो भाई साहब। उड़ीसा वालों बधाई हो, राजस्थान में भी बधाई हो, सबसे बड़ी बधाई तो राजस्थान को देनी चाहिए, क्योंकि एरिया रेगिस्तान वाला है काफी बड़ा, और वहां पर फॉरेस्ट बढ़ा दिया, तो ये बड़ी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर ये कहां पर सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, जिन्होंने काट काट कर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश में काटकर फेंक दिए, कर्नाटक में काटकर फेंक दिए, लद्दाख में काटकर फेंक दिए, और नागालैंड में काटकर फेंक दिए। और किसी को याद रखो ना रखो, लद्दाख पर जरूर स्टार लगा लेना, क्योंकि लद्दाख के अंदर में बहुत तकड़े वाला प्रोटेस्ट चला था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। किसके द्वारा वो प्रोटेस्ट चलाया गया था, जिसमें दिल्ली के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर भी आ गए थे, ठीक है। उन्हीं के ऊपर में जो 3 इडियट मूवी बनी हुई है, तो क्या है उनका नाम बताइए जरा। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो हमेशा लद्दाख की आवाज उठाते हैं। अभी वहां पर 6 शेड्यूल के अंदर में लद्दाख को कवर करने की बात कर रहे हैं, तो अगर लद्दाख आ गया तो ये स्टार लगाने वाली बात है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट ने खुद ने बता दिया है कि लद्दाख में बहुत ही तकड़े लेवल पर पेड़ों को काटा गया है। समझ में आ गया? एग्जैक्टली, ये इनका नाम याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन ये सारी चीजें ले गए। तो वांगचू सर है जो यहाँ पर ये पूरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनम वांगचू आप लोग याद रखिएगा। तो सोनम वांगचू सर है जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार, मतलब सैल्यूट करने लायक लीडर है, जो इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक कौन से स्टेट में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल पर काम किया गया, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये आप लोग को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का सा आइडिया रख लेना, ठीक है। मैक्सिमम बैम्बो वाला एरिया अगर आप लोग को देखने को मिले, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो सारी स्लाइड डाल दी है, ठीक है। इनको एक बार खोल के देख लेना। जैसे मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें जहां पर बहुत ही डेंस मैंग्रूव फॉरेस्ट है, मैंग्रूव यानी कि दलदली फॉरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर ओपन मैंग्रूव फॉरेस्ट है, या फिर यहाँ पर मॉडरेटली डेंस यानी कि कुछ कम घने आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो ओपन मैंग्रूव कहीं कहीं है, ठीक है। बाकी जो वेरी डेंस वाले तीसरे नंबर पर है, और यहाँ पर मॉडरेट वाले यानी कि मिड वाले तीसरे नंबर पर है। तो पहला नंबर हो गया, दूसरा दूसरा नंबर हो गया, और तीसरा नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मैक्सिमम ट्री कवर स्टेट वाइज अगर आप लोग यहाँ पर देखो, तो ये आप लोग देख सकते हैं स्टेट में मैक्सिमम ट्री कवर कैसे कैसे जो एरिया वाइज यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको समझाने की कोशिश की गई इस वाली स्लाइड में। एक ये स्लाइड आप लोग यहाँ पर देखो, फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारे पूरे देश के अंदर में टोटल एरिया का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखो 21.76% जो है यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर है, और ट्री कवर जो है यहाँ पर ये 3.41% आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर लगभग 25% एरिया यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट कवर यहाँ पर देखने को मिलता है टोटल। तो ये डेटा याद रखना जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। यह 25.17% टोटल एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी थोड़ा बहुत ये भी है, तो बाकी का ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी नॉन फॉरेस्ट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो झाड़ियां फूसियां होती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो मेन एरिया कितना है ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री का, ठीक है। तो उसमें से कितना एरिया यहाँ पर इसके अंदर में फॉरेस्ट के अंदर में है। तो ये समझो कि अगर 100 है हमारे पास में टोटल पार्ट, तो 100 में से 25 पार्ट में जो है फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। नॉर्मली टारगेट रखा जाता है कि एटलीस्ट 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर हो जाए यहाँ पर। तो अभी पीछे चल रहे हैं, तो जितना अच्छा बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा यहाँ पर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक है, इंपॉर्टेंट। देखो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को पिक्चर वाइज रिपोर्ट में से, ओरिजिनल रिपोर्ट में से कट करके इसलिए दिखाई है
ताकि आप लोग इनको थोड़ा सा समझ सको, ठीक है। तो ट्री कवर कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ हो रहा है, यही चीजें जो मैंने आप लोगों को अभी लिखित में दिखाई है, मतलब पिक्चर की फॉर्म में दिखाई है, वो सारी की सारी आप लोगों को लिखित में भी दे दी है। अगर आप लोग जैसे पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो सारी की सारी लिखित में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है सारी की सारी। तो जब पीपीटी खोलोगे आप लोग यहाँ पर तो प्रॉपर लिखित में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितना परसेंट कहाँ पर ये गया है। तो वो चीजें भी आप लोग यहाँ पर समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें और बता देता हूँ, ये तो रिपोर्ट के बारे में बात होगी। अब दो चीजें क्या है, एक है यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एक तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। हमारे देश के अंदर में 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले क्या था, यहाँ पर इससे पहले प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसको PISFR बोला करते थे, ये 1965 में लेकर आई गई थी, ठीक है। किसके साथ में मिलकर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी हमारे देश में क्या है, अभी इसके बाद में ये वाली आ गई है जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। हेडक्वार्टर देहरादून में है, मतलब एक तरीके से उत्तराखंड के अंदर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सर्वे कराना, डेटा को इकट्ठा करना, कहाँ कहाँ पर बढ़ रहे हैं, कहाँ पर घट रहे हैं, उन चीजों का ध्यान रखने का काम यहाँ पर दिया गया। तो इसका आइडिया आप लोग को होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्लाइड जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने पहले बताई थी उस दिन, इस रिपोर्ट के बारे में पहले डिस्कस किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि फॉरेस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर खासकर इसको पहले जो था रखा गया था स्टेट लिस्ट के अंदर में, यानी कि ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में थी, पर लेकिन 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, यहाँ पर 1976 में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स, इनको हटाकर स्टेट लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि भाई फॉरेस्ट को अच्छे से ध्यान रखो। आर्टिकल 48 है, आप लोगों यहाँ पर सरकार की भी ड्यूटी है कि फॉरेस्ट का अच्छे से ध्यान रखो। और भाई हमारी हेल्थ अगर सही रहेगी तभी तो रहेगी, जब अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा पानी पिएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे। तो यहाँ पर क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 21 है, और इसी से हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, आप लोग देखो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइबल के बारे में, पूछ ले यहाँ पर कि ट्राइबल कम्युनिटी, देखो अंग्रेजों के टाइम पर क्या था, हमारे देश के अंदर से टिम्बर की लकड़ी निकाल कर ले जाया करते थे अंग्रेज। वो चूज चूज कर टिम्बर की लकड़ी, क्योंकि फर्नीचर बनाने और काफी अच्छे से उसका इस्तेमाल करते थे, दीमक वगैरह भी ज्यादा लगती नहीं है। और यहाँ पर खासकर जो अंग्रेज रहते हैं, ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, और उन एरिया में दीमक बड़ी बर्बाद करती है लकड़ियों को। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा इनका व्यापार हुआ करता था टिम्बर की लकड़ी निकालने का। तो ये ध्यान रखना। इसके लिए हमारे देश का जब आजाद हुआ तो यहाँ पर एक कानून लेकर आ गए 1986 में, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो उसमें कई सारे अधिकार जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए, यहाँ पर जो हमारे देश के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। 2006 का फिर अमेंडमेंट करके लेकर आए गए, उसमें और डिटेल में चीजों को डिस्कस किया गया, डेवलपमेंट के कामों के बारे में बात की गई, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, किससे परमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना जब ट्राइबल कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आना नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा, हालांकि ये ज्योग्राफी का ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पर थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट्स की लोकेशन दे दी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगा यहाँ पर। जैसे बोला कि राजस्थान के साथ में लैटिट्यूड शेयर करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो समझते हैं ना याद आ गए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है बेसिकली, देखो ये लेटा हुआ बोल देते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, और खड़ा हुआ बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। ये आप लोग याद रखना यहाँ पर। ज्योग्राफी के बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे से, चुनुक चुनुक से। अभी मैं आप लोग को पहले बताता हूँ यहाँ पर। अभी आप लोग देखो यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। अब राजस्थान के लैटिट्यूड पर अगर आप लोग जाओगे तो भाई कौन आएगा, राजस्थान पर आप लोग उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर जाओगे तो आप लोग को अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा राजस्थान के, अगर आप लोग जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया एग्जामिनर ने। तो ये बात बोली गई कि यहाँ पर की बात की जा रही है कि कौन सा स्टेट है, स्टेट का नाम पूछ लिया, और बोला कि ये जो स्टेट है, ये पर्टिकुलरली स्टेट है इंडिया के अंदर में, जो कि लैटिट्यूड पर, राजस्थान के लैटिट्यूड पर है यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान के लैटिट्यूड पर अगर आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, पहला यहाँ पर दे दिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप लोग खुद देख लो, अगर नॉर्मली आप लोग को अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो इन्होंने क्या दे दिया, राजस्थान के लैटिट्यूड पर आप लोग यहाँ पर देखो ये राजस्थान हो गया, तो ये राजस्थान में कहीं हिमाचल प्रदेश आ रहा है, ठीक है।
तो आप लोग देखो यहाँ पर बहुत ही ऊपर हो गया। उत्तराखंड भी एक तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बात कर लो, थोड़ा बहुत एरिया टच कर रहा है, हालांकि ये भी ज्यादा आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर देखोगे तो नॉर्मली राजस्थान के लैटिट्यूड पर आप लोग ये मतलब कॉमन सेंस किस तरीके से यूज करा है यूपीएससी में, आप लोग को बता रहा हूँ कि बेसिक सी चीज अगर आप लोग को लैटिट्यूड का पता है, उससे भी आप लोग ऑप्शन आप लोग खत्म कर दे रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि ऑप्शन खत्म कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर। तो ये इस तरीके से देखो, तो यहाँ पर बोला है कि इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि इसका 80% फॉरेस्ट से कवर है। अभी मैंने क्या बताया, मतलब 80% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया इस रिपोर्ट में, आप लोग देख लो। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आप लोगों से क्या बात की, अभी कहां गई वो स्लाइड, ये देख लो। अरुणाचल प्रदेश देख लो, यहाँ पर दूसरे नंबर पर फॉरेस्ट कवर में सबसे टॉप पर अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हो गई एक तरीके से कि कितना एरिया फॉरेस्ट कवर में है। दूसरे राज्य तो इतना नहीं है यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का यूज हो गया यहाँ पर। तो ये समझे यहाँ पर, ये दूसरे एरिया के अंदर में इतना फॉरेस्ट कवर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। 12% फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में रहता है। ये मैक्सिमम आप लोग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर में प्रोटेक्टेड एरिया देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश से पहले नाम धप्पा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है, ठीक है। अब की बार फिर इन्होंने नाम धप्पा के अलावा पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया अच्छे से। तो यूपीएससी चाहती है कि आप लोग चीजों को रटो ना, आप लोग की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग की अच्छी हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जितने शानदार होगे उतने ही शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसीलिए मैं आप लोग कहता हूं जब भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का जो लेवल डाला जाता है उसमें इसीलिए अच्छा डाला जाता है ताकि आप लोग की एनालिटिकल पावर डेवलप हो और रटो ना। यूपीपीसीएस ने भी आपकी बार आप लोग के साथ में कुछ ऐसे ही किया। उसने भी तो ये देखा आप लोगों का कि भाई इंसान जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर चल रहा है। ऐसे में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिसने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, फाउंडेशन एनसीईआरटी आप लोगों को यही सिखाती है, इसी के लिए आप लोग को तैयार करती है। तो इसलिए चीजों को उस तरीके से समझो। अब सोचो किसी इंसान ने अगर ये क्वेश्चन ढंग से कवर कर लिया अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसने पूरा रिव्यू कर लिया कि कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होकर गुजर रहा है इस तरीके से उसने चीजें कवर कर ली, कहां कहां पर कितना फॉरेस्ट कवर है। तो इस टाइप के आने वाले 10-15 क्वेश्चन और तैयार हो गए उसके। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम जब आप लोग प्रैक्टिस किया करो, चाहे टेस्ट सीरीज लगाओ चाहे पुराने क्वेश्चन पेपर लगाओ, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने में उसका डबल या ट्रिपल टाइम दिया करो। यानी कि 2 घंटे में पेपर लगा लिया तो कोशिश करो 4 या फिर 6 घंटे आप लोग दो उसका एनालिसिस करने में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप लोग के 5-6 टॉपिक तैयार कर देगा इमीडिएटली। पर यही चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है। जिस इंसान ने इस तरीके से अपने पेपर कवर कर लिए, 10 से 15 टेस्ट उसने लगा लेना स्टार्टिंग के, अब 16वें टेस्ट में उसको पता चल जाएगा आसानी से कि भाई किस लेवल की उसकी प्रिपरेशन चल रही है। जो कह रहे हैं ना कि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, एप्लीकेशन पर क्लास ले रहा था वहां पर भी पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं पर लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, क्या ऐसे एनालिसिस कर रहे हो टॉपिक का, अपने आप भाग भाग के मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स तो रहेंगे आप लोगों के पास में आने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। बाकी ये क्वेश्चन मैंने पहले ही प्रैक्टिस करवाए थे कि स्टेट की कहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये होता है डीपीएसपी के अंदर में, ठीक है। और बाकी संविधान में फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए फंडामेंटल राइट भी है 21, फंडामेंटल ड्यूटी 51 आर्टिकल, और डीपीएसपी तो मैंने बता ही दिया कि उसमें बकायदा इसके बारे में लिखा गया। कौन से आर्टिकल में लिखा गया बता दो, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो फॉरेस्ट के बारे में ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, सारी की सारी चीजें जो है पढ़ाई जाती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रख के उनका रिविजन भी कर लिया करो तो यार मजा आ जाएगा। समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा टॉपिक है शानदार तरीके से। टॉपिक क्या, मैंने तो सारी चीजें कवर करा दी आप लोगों का, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कवर करा दी, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ में आप लोगों का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी बता दिया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करा दिए। ऐसे पढ़ लो तो भाई एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्या, आप लोग खुद बता दो यार। फिर कहते हैं कि यार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। एग्जाम क्लियर तुम करना चाह नहीं रहे हो, चाह रहे हो कि कोई आकर बता दे, हो जाए ऊपर ऊपर से चले जाए चीजें, काम खत्म हो जाए। अगर दिल से करोगे तो यार सारे एग्जाम क्लियर होते हैं, ठीक है।